अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल हमने लेक्चर स्टार्ट किया था एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस बेसिकली हमारा जो टॉपिक था वो था एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का जो पहला टॉपिक था वो एटॉमिक रेडियस, वो कल की वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था। अभी हम एक नए टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, वो है जी आयनिक रेडियस। तो नाम से जाहिर हो रहा है ionic radius. What is ionic radius? Radius of an ion while consider it to be spherical in shape. यानी कि जो आयनिक रेडियस है ये किसका रेडियस है? किसी भी आयन का। जब आप उस आयन की शेप को कैसे कंसिडर करते हैं? स्फेरिकल। ठीक है, स्फेरिकल का मतलब गोल। यानी कि जब आप किसी आयन को स्फेरिकल इन शेप कंसिडर करेंगे तो उसका जो रेडियस बनेगा उसे आप कहेंगे आयनिक रेडियस। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो आयनिक रेडियस है, आयनिक रेडियस की दो टाइप्स हैं। दो टाइप्स में आपके पास जो पहली टाइप है उसका नाम है केटाइनिक रेडियस और दूसरी जो टाइप है उसका नाम है एनाइनिक रेडियस। इसमें दो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपसे पूछे जाते हैं। पहले हम देखते हैं कि केटाइनिक रेडियस है क्या, फिर हम देखेंगे कि एनाइनिक रेडियस क्या है। इसमें बनने वाले जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए केटाइनिक रेडियस, पहले नंबर पे आपको पता होना चाहिए कि केटाइन कैसे बनता है। तो देखें केटाइन, केटाइन बनता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज करता है। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो केटाइन बनेगा। अब वो जो केटाइन बना है उसका जो रेडियस होगा उसे बोलेंगे केटाइनिक रेडियस। यानी कि रेडियस ऑफ अ केटाइन इज कॉल्ड केटाइनिक रेडियस। ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक एग्जांपल है, इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। हम आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है उनका ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के ग्रुप फर्स्ट ए से है, ग्रुप सेकंड ए से है, ग्रुप थर्ड ए से है। हम ग्रुप फर्स्ट ए के एक एलिमेंट की बात करते हैं, वो है जी सोडियम। आपको पता है सोडियम का जो सिंबल है वो है Na। ठीक है, सोडियम जो है इसका ताल्लुक ग्रुप फर्स्ट ए से है। सोडियम जो है इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये उस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और लूज करने के बाद केटाइन बना देता है। ठीक है, ये आपके पास बन गया केटाइन। अब जब ये हम सोडियम एटम की बात करते हैं तो सोडियम एटम का जो साइज था, इसका जो रेडियस था वो था जी 186 पिकोमीटर। ठीक है, अब जो बना इसका, जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसका जो रेडियस बना वो आया 95 पिकोमीटर। यानी कि जब तक सोडियम एटम था तो आपके पास रेडियस था 186 पिकोमीटर। जब सोडियम आयन बना तो आपके पास जो रेडियस आ गया वो कितना आया? 95 पिकोमीटर। मतलब ये हुआ कि जो केटाइन बना है, केटाइन का रेडियस कम हो गया, केटाइन का रेडियस स्मॉल हो गया पेरेंट एटम से। अब आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि केटाइन का रेडियस स्मॉल क्यों है पेरेंट एटम से? यानी कि आयनिक रेडियस जो केटाइन का बना है वो स्मॉल क्यों है एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम विच इट इज डिराइव्ड? तो इसके बड़ी सिंपल रीजंस हैं, ये आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पे याद करना है। ठीक है, सबसे पहली वजह आपको पता है, यहां पे मैं अगर सोडियम का जो है ये स्ट्रक्चर बनाऊं तो सोडियम का जो स्ट्रक्चर बनेगा, आपको पता है कि सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन। ठीक है, और न्यूक्लियस के ये पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। ठीक है, पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपको पता है कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। ठीक है, दूसरा जो शेल है एल शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तो यहाँ पे 2 और 8 कितने हो गए? 10। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1, 11। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 11। इसने इस एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया है? लॉस, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुका है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुका है तो ये सोडियम का एटम जो है, ये सोडियम का आयन जो है उसमें कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो 11 ही हैं, लेकिन न्यूक्लियस के गिर्द जो पहला शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और न्यूक्लियस के गिर्द जो दूसरा शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। बट जो तीसरा शेल है वो तीसरा शेल अब खत्म हो गया। वो खत्म क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था और उस एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? लॉस हो गया है। अब देखें यहाँ पे, अब इस ये जो आपके पास सोडियम एटम है इसका रेडियस यहां तक है, यानी कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल, तो ये इसका रेडियस है। इसी तरह ये जो सोडियम का आयन बना ये उसका रेडियस है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल, ये उसका रेडियस है। ये रेडियस लार्ज है, ये रेडियस स्मॉल है। उसकी वजह क्या है? वजह आपके सामने है। जब तक सोडियम एटम ने इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं किया था तो यहाँ पे प्रोटॉन थे 11 तो इलेक्ट्रॉन भी थे 11। ठीक है,
बट अब देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो चुका है। अब यहाँ पे प्रोटॉन तो 11 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो चुकी है। इलेक्ट्रॉन 2 और 8 कितने हो गए? 10। यानी कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रह चुके हैं? 10 इलेक्ट्रॉन रह चुके हैं। ठीक है, अब देखिए क्या पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की रेशियो में बैलेंस था, लेकिन अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की रेशियो में बैलेंस नहीं है। तो सबसे बड़ी वजह क्या है? इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। ठीक है, तो जब इम्बैलेंस हो गया यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की रेशियो में तवाज़न नहीं रहा, तो फिर क्या हुआ? फिर आपके पास जो केटाइन है उसका साइज स्मॉल हो गया पेरेंट एटम से। दूसरी बात, अब देखें पहले जो न्यूक्लियस था उसमें 11 प्रोटॉन थे और 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहे थे। अब आपके पास जो है न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो 11 ही हैं, लेकिन न्यूक्लियस को होल्ड करना पड़ रहा है 10 इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो निकल चुका है। तो यहाँ पे अब न्यूक्लियस का होल्ड जो बाकी बचे हैं इलेक्ट्रॉन उन पे बढ़ गया है। जब न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ा है तो न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, तो एटम का साइज क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि ये जो आयन का साइज क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। ठीक है, तीसरे नंबर पे देखिए, पहले तो यहाँ पे के शेल था, एल शेल था, एम शेल था, लेकिन जब इस इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो यहाँ पे के शेल रह गया और एल शेल रह गया। यानी कि एक शेल का क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक है, पहले आपके पास शेल 3 थे, अब शेल कितने हैं? 2 हैं। तो जब शेल का लॉस हुआ है तो उसके लॉस होने की वजह से भी जो आपके पास आयन बना है उसका रेडियस क्या हो गया? स्मॉल हो गया देन द पेरेंट एटम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसकी दूसरी टाइप आयनिक रेडियस की, वो है एनायनिक रेडियस। आप लोग जानते हैं कि एनाइन कैसे बनता है? एनाइन तब बनता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है या एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब देखें जब किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो बन गया एनाइन। अब उस एनाइन के रेडियस को बोलेंगे एनायनिक रेडियस। तो आप यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है जी, द रेडियस ऑफ एन एनाइन इज कॉल्ड एनायनिक रेडियस। ठीक है, अब देखें जो एनायनिक रेडियस होता है स्टूडेंट्स, वो अपने पेरेंट एटम से जो है वो ज्यादा होता है। इसकी मिसाल हम समझते हैं, मैं आपको यहाँ पे मिसाल देता हूँ। एनायनिक रेडियस ग्रुप नंबर 7 के क्लोरीन की बात करते हैं। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन होंगे और 17 प्रोटॉन, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। पहले शेल को क्या नाम देते हैं? के, दूसरा एल, तीसरा एम। ठीक है, अब देखें इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पहले शेल में मैक्सिमम आ सकते हैं? 2। दूसरे में कितने आ सकते हैं? 8। 2 और 8 कितने हो गए जी? 10। ठीक है, तीसरे शेल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 7। 2 2 4 2 6 और 1 7। ओके, अब इसने क्या किया? इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। इसने एक इलेक्ट्रॉन किया गेन या एक इलेक्ट्रॉन किया एक्सेप्ट। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया या एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इसका जो आखिरी शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है 7 की बजाय कितने हो गए? 8। यानी कि पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7। जब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल था, आउटर मोस्ट शेल में पहले थे 7 इलेक्ट्रॉन, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखें यहाँ पे आपके पास पहले जो न्यूक्लियस था उसमें प्रोटॉन थे 17 और इलेक्ट्रॉन उस कितने थे? 17। अब जो आपके पास एनाइन बना है, क्लोराइड आयन बना है, क्लोराइड आयन की अगर आप बात करो तो यहाँ पे प्रोटॉन जो है ये तो 17 ही है। प्रोटॉन कितने हैं? 17 ही है न्यूक्लियस में, लेकिन इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई है, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया। तो पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे? 17, अब 18 बन गया। ठीक है, अब देखें इसके बरक्स अगर आप इसके साइज की भी बात करें ना, तो स्टूडेंट्स जब तक इसने इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किया था तो जो क्लोराइड आयन है, सॉरी जो क्लोरीन का एटम है, उसका जो रेडियस था, एटॉमिक रेडियस था, वो था 99 पिकोमीटर। जब इसका आयन बना यानी क्लोराइड आयन बना तो उसका रेडियस बन गया 181 पिकोमीटर। अब हमें समझना ये है कि क्लोरीन का एटम जो है उसका साइज स्मॉल यानी कि उसका रेडियस स्मॉल और उससे बनने वाला जो आयन है उसका रेडियस लार्ज। इसकी वजह क्या है? तो स्टूडेंट्स पहली रीजन तो सेम है,
जो हमने पहले केस में की थी। देखिए क्या यहाँ पे जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की रेशियो है, क्या दोनों साइड में उसमें बैलेंस है? नो। इधर प्रोटॉन कितने थे? 17, इलेक्ट्रॉन कितने थे? 17। यहाँ पे प्रोटॉन कितने? 17, इलेक्ट्रॉन कितने? 18। तो इसका मतलब है पहला पॉइंट सिमिलर है जो हमने केटाइनिक रेडियस के केस में किया था, यानी कि इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। ठीक हो गया। अब देखें पहले न्यूक्लियस, दूसरी बात, पहले न्यूक्लियस जो है उसमें 17 प्रोटॉन थे और वो 17 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था। अब न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो 17 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन 18 हो गए हैं, वो 18 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो पहले न्यूक्लियस का होल्ड बड़ा था, अब न्यूक्लियस का होल्ड कम हो गया। ठीक है, तो न्यूक्लियस का होल्ड जब कम हुआ ओवर द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, तो एटम का साइज बढ़ गया। तीसरी बात, जब आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो पहले ही जो आखिरी शेल था उसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे, उन्होंने आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया। ठीक है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से साइज ऑफ एटम जो है वो क्या हो गया? बढ़ गया। तो साइज ऑफ एटम बढ़ने की वजह से जो इनाइनिक रेडियस है वो भी क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन किए हैं। एक क्वेश्चन क्या है? वाई साइज ऑफ केटाइन या वाई केटाइनिक रेडियस इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम, और दूसरा सवाल क्या बनेगा? वाई साइज ऑफ एनाइन या वाई एनाइनिक रेडियस इज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम। तो उसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अभी देखिए उसके बाद जो ट्रेंड है, पीरियोडिक ट्रेंड है एटॉमिक रेडियस का, आयनिक रेडियस का, वो सेम है। ठीक है, जो केटाइनिक रेडियस है वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो आपको पता है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, कहां मूव करते हैं? लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। जब न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है नेट न्यूक्लियर चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, जो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, उसे आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ना, तो आपको पता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो जितना न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ेगा वो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा? ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जब ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो साइज ऑफ एटम या साइज ऑफ आयन स्मॉल हो जाएगा। जब साइज ऑफ आयन स्मॉल होगा तो उसका रेडियस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, अब हम बात करते हैं कि ये जो डिक्रीज है ना रेडियस का, ये ज्यादा है डाईवेलेंट आयंस के लिए। डाईवेलेंट आयन ऐसे आयन जिनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, या जिन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, वो डाईवेलेंट आयन है। तो ये जो डिक्रीज है ये ग्रेटर है डाईवेलेंट आयन के लिए और स्टिल ग्रेटर है ट्राईवेलेंट आयन के लिए। तो देखें यहाँ पे एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होता है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से जो इस मैग्नीशियम एटम का या मैग्नीशियम आयन का न्यूक्लियस है वो बाकी इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड कर लेगा और इसका साइज क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। इधर कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है? 3 का। तो जब इधर 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो एल्यूमिनियम आयन का जो रेडियस है वो फर्दर कम हो जाएगा। तो ये हमने कंपैरिजन किया है सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन और एल्यूमिनियम आयन के रेडियस का। तो चूंकि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, इसलिए इसका रेडियस ज्यादा किससे? मैग्नीशियम से। और मैग्नीशियम ने चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसका रेडियस ज्यादा किससे? एल्यूमिनियम से। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम ने कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया? 3 का। कोई एटम जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो इसका मतलब है कि उसका रेडियस उतना क्या होता जाएगा? स्मॉल होता जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स लास्ट में एक टर्म है और वो रिलेशनशिप है, यानी कि हमें ये पढ़ना है कि रिलेशनशिप क्या है इंटर आयोनिक डिस्टेंस और आयनिक रेडियस में। तो देखें इंटर आयोनिक डिस्टेंस को हम जाहिर करते हैं कैपिटल आर से। आयनिक रेडियस क्या है वो आपने पढ़ा है अभी कि किसी भी आयन के रेडियस को आप आयनिक रेडियस बोलते हो। तो इंटर आयोनिक डिस्टेंस पहले नंबर पे हम फाइंड करते हैं किसी भी क्रिस्टल का। तो क्रिस्टल आप जानते हैं सॉलिड्स का बनता है, आमतौर पे साल्ट्स का बनता है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स का बनता है। तो इंटर आयोनिक डिस्टेंस इन अ क्रिस्टल लेटर्स इज इक्वल टू सम ऑफ केटाइनिक रेडियस एंड एनाइनिक रेडियस। यानी कि इंटर आयोनिक डिस्टेंस क्या है? केटाइन के रेडियस और एनाइन के रेडियस का जो सम है उसे आप क्या बोलते हो? इंटर आयोनिक डिस्टेंस।
आपके पास कोई भी केटाइन है, कोई भी एनाइन है, उनके रेडियस ले लो, उन रेडियस को सम कर दो तो वो बन जाएगा इंटर आयोनिक डिस्टेंस। इंटर आयोनिक डिस्टेंस को आपने रिप्रेजेंट किससे किया? कैपिटल आर से। केटाइन के रेडियस को रिप्रेजेंट किया आर पॉजिटिव से और एनाइन के रेडियस को रिप्रेजेंट किया आर नेगेटिव से। तो जो आपके पास केटाइनिक रेडियस और एनाइनिक रेडियस का सम है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है जी इंटर आयोनिक डिस्टेंस के। ठीक हो गया जी। सबसे पहले ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट था लाइनस, इसने क्या किया था? इसने दो आइंस के दरमियान डिस्टेंस को मेजर किया, ठीक है, और उसने एक्सपेरिमेंट किया कि वाकया ही जो पोटाशियम आयन और क्लोराइड आयन है, ठीक है, इन दोनों आयंस के रेडियस का अगर हम सम लें तो वो किसके इक्वल आता है? 314 पिकोमीटर के इक्वल आता है, यानी कि वो इन दोनों के रेडियाई के सम के इक्वल आता है। ठीक है, यानी कि लाइनस ने क्या किया था? पोटाशियम और क्लोराइड आयन उनके दरमियान डिस्टेंस को मेजर किया और उस डिस्टेंस को मेजर करने पे उसे पता चला वो जो डिस्टेंस है वो इक्वल है इन दोनों आयंस के रेडियस के सम के। तो आपके पास जो पोटाशियम आयन है उसका रेडियस होता है 133 पिकोमीटर, जो क्लोराइड आयन है उसका रेडियस होता है 181 पिकोमीटर। ये डिटरमिन किया था लाइनस ने, अमेरिकन केमिस्ट ने। ठीक है, तो उसने देखा कि इन दोनों को सम करके देखा तो ये वाकया ही जो इनके एक्चुअल आयनिक रेडियस थे उनके सम के इक्वल आंसर आया था। तो इस तरह से उसने इस टर्म को प्रूव कर दिया, इंटर आयोनिक डिस्टेंस को। तो आज का जो टॉपिक हमने पढ़ा है इसमें सबसे पहले तो हमने सीखा है कि आयनिक रेडियस है क्या, फिर हमने इसकी वेरियस टाइप सीखी, इसमें बनने वाले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सीखे, इसका पीरियोडिक ट्रेंड सीखा और लास्ट पे हमने देखा रिलेशनशिप ऑफ इंटर आयोनिक डिस्टेंस एंड आयनिक रेडियस। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।